दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब दोस्तों इसको समझने के लिए सिंपली से आपको आना चाहिए तीन प्रकाश के नियम, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में अवतल दर्पण में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इन तीन प्रकाश के नियमों को जान लेते हैं जिससे कि हम प्रतिबिंब को आसानी से बना पाएँ। तो दोस्तों पहला नियम है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई जाती हैं या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये रहा पहला नियम। अब दोस्तों इस पहले नियम को हम उत्तल दर्पण में समझ लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा उत्तल दर्पण और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण पर टकराती है। तो दर्पण पर टकराने के बाद में ये कुछ ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर जो नियम था वो था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई उसको आकर आना चाहिए, उस फोकस बिंदु से मिलना चाहिए, लेकिन ये फोकस बिंदु से नहीं मिलकर ऊपर की तरफ चली गई। अब दोस्तों इसका रीज़न सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों इसका रीज़न है क्योंकि इसके अंदर कलई की गई हुई है और फोकस बिंदु इस कलई के इस साइड में है। तो इस कारण से क्या हुआ कि इस तरफ जो प्रकाश है वो निकल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये आएगी, टकराएगी और ठीक उस तरफ मुड़ जाएगी, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर एक चीज़ जान लेना है कि ये ऊपर की तरफ कितना मुड़ेगी। तो इसको जानने के लिए सिंपली से इस फोकस बिंदु से एक काल्पनिक रेखा हम खींच लेते हैं जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आकर प्रकाश की किरण टकराई है वहाँ पर, और उसके बाद में ये जो तिरछा गया हुआ है इसी के सीध में हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और ऊपर की तरफ चली गई। तो ये पहला नियम था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नियम पर। दोस्तों दूसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम उत्तल दर्पण में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये हमारा रहा उत्तल दर्पण का चित्र और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण है जो कि फोकस बिंदु की ओर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दर्पण के इस साइड में कलई है और उसके बाद में जो फोकस बिंदु है और वक्रता केंद्र ये इसी साइड में स्थित है। तो कलई के इस पार तो कोई प्रकाश किरण आ नहीं पाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर कि ऊपर से फोकस बिंदु की ओर एक प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ से हम कल्पना कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो प्रकाश किरण आती है ये फोकस बिंदु पर आ रही है। तो यहाँ पर ये जैसे ही दर्पण पर टकराएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर उस साइड में हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है ये इस साइड में फोकस बिंदु पर मिलेगी नहीं, यहाँ पर प्रतीत होगी मिलती हुई। कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आई वो दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे ये फोकस बिंदु की ओर आ रही है। तो इसके लिए यहाँ से हम फोकस बिंदु से ऊपर तक उस लाइन तक हम यहाँ पर खींच लेंगे एक काल्पनिक रेखा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रकाश किरण आई है ऊपर से वो फोकस बिंदु की ओर ही आ रही है। तो दोस्तों ये रहा दूसरा नियम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे नियम पर। दोस्तों तीसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद में उसी मार्ग से वापिस हो जाती है जिस मार्ग से वह आई थी। तो दोस्तों अब इसको भी हम यहाँ पर इस दर्पण में समझते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा उत्तल दर्पण और इसमें क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण ऊपर से चलती है और वो वक्रता केंद्र की ओर आती है। चूंकि वक्रता केंद्र इस साइड में यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है इसलिए वहाँ ऊपर से तिरछी लाइन, यहाँ पर तिरछी एक प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण पर टकराने के बाद फिर वहीं से वो वापिस हो जाएगी। दर्पण के इस अंदर नहीं आएगी क्योंकि अंदर कलई की गई है और यहाँ पर वक्रता केंद्र स्थित है। तो यहाँ पर टकराएगी नहीं, वो दर्पण पर टकराने के बाद ठीक उसी मार्ग पर वापिस हो जाएगी। और यहाँ से हमको कैसे पता करना होगा कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से जाती हुई एक हम काल्पनिक रेखा उस किरण तक खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी। तो दोस्तों ये हो गए तीनों नियम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के दो कंडीशन हैं, जिसमें से पहला है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के मध्य स्थित हो, और उसके बाद में दूसरा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तल दर्पण है और यहाँ पर जो वस्तु स्थित है वो स्थित है उस साइड में अनंत और ध्रुव P के बीचों बीच में। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा।
दोस्तों मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण उस वस्तु से टकराकर आती है मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण पर टकराती है। तो चूंकि दर्पण पर टकराने के बाद में ये ऊपर की तरफ भग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है, अभी हमने नियम पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से टकराने के बाद में फोकस बिंदु से चली जाती है या फिर फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रतीत होगी, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस साइड में कलई की गई है, इस साइड में प्रकाश किरणें नहीं निकल पाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि फोकस बिंदु से ही कैसे गई। तो यहाँ से हम फोकस बिंदु से एक यहाँ पर डॉट 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 लाइन द्वारा यानी काल्पनिक लाइन द्वारा ऊपर तक बढ़ा लेंगे और उसके बाद में उसी साइड में ऊपर की तरफ वो प्रकाश की किरण चली जाएगी। तो दर्पण पर पड़ी और ऊपर की तरफ चली गई। तो ये रहा आपका पहला किरण। अब हम दूसरे किरण पर बात करते हैं। दोस्तों दूसरा किरण हम मान लेते हैं कि वस्तु से टकराते हुई ये आती है वक्रता केंद्र की ओर। तो वक्रता केंद्र की ओर जब आती है तो यह जैसे ही दर्पण पर टकराती है ठीक उसी मार्ग से वापस हो जाती है। इस तरफ प्रकाश की किरण नहीं आती है, क्योंकि अभी हम बताएं कि जो यहाँ पर जो कलई की गई है ये इस साइड में की गई है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण आएगी नहीं। यहाँ से हम एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि यही है हमारा वक्रता केंद्र का डायरेक्शन और ये दर्पण पर आएगी, टकराएगी और फिर उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना, इसको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। दोस्तों उस साइड में जो गई प्रकाश किरणें वो कुछ इस प्रकार से गई हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस साइड में जो प्रकाश किरणें गई हैं, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी और जो वक्रता केंद्र से गई, वो दोनों इस साइड इस प्रकार से जाएंगी। तो ये तो कभी मिलने वाली नहीं है क्योंकि इस प्रकार से जा रही हैं। तो हम इस कलई के इस पार अगर हम कल्पना करें तो यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लाइन हमने खींचा था ये आकर कुछ यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ से और हम मुख्य अक्ष तक एक लाइन खींच देंगे, यही हमारा हो जाएगा अपना इमेज अर्थात प्रतिबिंब आई आई डैश। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना ये बना फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी के बीचों बीच में स्थित है। और उसके बाद में ये जो प्रतिबिंब बना ये आभासी बना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो कलई के इस तरफ बना है अर्थात कल्पना किया गया है। तो ये रहा आपका पहला कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन पर। दोस्तों दूसरा कंडीशन है जब वस्तु स्थित हो अनंत पर। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सिंपली से रहा हमारा उत्तल दर्पण और यहाँ पर जो वस्तु स्थित है उस तरफ स्थित है अनंत पर ओ डैश एक वस्तु। अब दोस्तों चूंकि जो वस्तु है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, अनंत पर स्थित है, तो वहाँ से कोई भी प्रकाश किरण चलेगी और दर्पण तक आएगी। तो वो दर्पण तक आने आने तक वो जो प्रकाश किरण आ रही थी वो लगभग समांतर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब दूरी होगी तो वस्तु से टकराकर जो प्रकाश किरण आ रही है उसको बहुत दूरी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पर जो ये किरण आएगी ये लगभग समांतर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जो रेखा होती है वो लगभग समांतर लगने लगती है। जैसे आप बहुत बड़ी एक रेखा या रस्सी ले लें तो वो थोड़ा सा तिरछा भी होता है तो आपको लगता है कि वो सीधी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दो प्रकाश की किरणें आई और दर्पण पर टकराए, तो चूंकि ये अनंत से आई हैं तो ये लगभग हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद में फोकस बिंदु से जाती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या करेंगी, दर्पण टकराने के बाद में ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अब कैसे ऊपर की तरफ चली गई, ये फोकस बिंदु की ओर इनको मुड़ना चाहिए था लेकिन फोकस बिंदु की ओर नहीं मुड़ पाए क्योंकि यहाँ पर कलई की गई हुई है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डॉट 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 लाइन द्वारा यहाँ पर हम इस फोकस बिंदु तक बढ़ा लेते हैं और दूसरे लाइन को भी हम फोकस बिंदु तक बढ़ा लेते हैं। और वहाँ पर जो दर्पण पर ये डॉट डॉट लाइन गया है उसी यहाँ पर फोकस बिंदु के डायरेक्शन में ही ऊपर की तरफ प्रकाश की किरणें चली जाएंगी। यानी प्रकाश की किरणें जो आई वो टकराई दर्पण पर और ऊपर की तरफ चली गई। अब दोस्तों ये जो ऊपर की तरफ प्रकाश की किरणें गई ये भी कुछ इस प्रकार से गई, तो वहाँ ऊपर प्रतिबिंब कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो इस प्रकार से जा रही हैं तो ये मिलने वाली नहीं है। तो फिर हम यही कलई के इस तरफ ही जो है यहाँ पर कल्पना करते हैं। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें आकर फोकस बिंदु पर मिली हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु पर बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ये कलई के इस पार बना है। तो कलई के इस पार यहाँ पर कल्पना किया गया है, चूंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बना नहीं है तो ये होगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो दोस्तों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।